की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा, आपके साथ नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने गेहूं या मसलिन आटे के निर्यात प्रतिबंध से छूट की नीति में संशोधन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किया फैसला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा। कहा, कृषि विविधीकरण की परियोजनाएं अमल में लाने की उपलब्धि महत्वपूर्ण, अधिकतम किसानों को मिले योजनाओं का लाभ। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना शुरू। कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा, प्रथम चरण में सभी जिलों में 100-100 ग्रामों को किया जाएगा चयन। किसानों को देसी गाय पालने पर अनुदान का भी प्रावधान। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश के कारण गुजरात में नर्मदा और धरोई बांधों में बढ़ा जलस्तर। साबरमती नदी में जलस्तर बनाए रखने के लिए बासना बैराज के खोले गए हैं 19 गेट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गेहूं या मसलिन आटे को निर्यात प्रतिबंध से छूट की नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ये फैसला किया। इस निर्णय से गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति मिल जाएगी। इस तरह गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर अंकुश सुनिश्चित हो सकेगा और समाज के सबसे कमजोर वर्गों की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। ध्यान रहे कि रूस और यूक्रेन गेहूं के प्रमुख निर्यातक हैं और वैश्विक गेहूं व्यापार का लगभग 1/4 हिस्सा इन्हीं के पास है। दोनों देशों में छिड़े युद्ध के कारण वैश्विक गेहूं आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे भारतीय गेहूं की मांग बढ़ गई है। नतीजतन घरेलू बाजार में गेहूं की कीमत में वृद्धि देखी गई। इसी को देखते हुए मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र में हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिलना चाहिए। प्राकृतिक कृषि के इच्छुक किसानों के साथ शीघ्र ही संवाद कार्यक्रम होगा। इसमें प्राकृतिक कृषि के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री चौहान किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 59,000 किसानों के पंजीयन और 28,000 से अधिक किसानों को प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण देने के कार्य को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में नैनो यूरिया फार्म गेट एक्ट की पहल और कृषि क्षेत्र में उन्नति ऐप के प्रयोग की भी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि के विविधीकरण के लिए मध्य प्रदेश में 2 परियोजनाओं की स्वीकृति एक राष्ट्रीय उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आईटीसी द्वारा औषधीय अश्वगंधा और तुलसी के 4,500 एकड़ क्षेत्र में उत्पादन के साथ ही ग्रीन एंड ग्रेन्स का जैविक सब्जियों और अनाज का 1,235 एकड़ में उत्पादन कार्य प्रारंभ हो गया है। 4 अन्य परियोजनाओं पर प्रशिक्षण की कार्रवाई चल रही है। और बैठक में बताया गया कि मध्य प्रदेश में तरल अर्थात नैनो यूरिया को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इफ्को के सहयोग से ये कार्य हो रहा है। प्रदेश के कुछ जिलों में ड्रोन से करीब 1,000 एकड़ कृषि क्षेत्र में नैनो तरल यूरिया के छिड़काव का अभिनव प्रयोग किया गया। करीब 400 किसानों द्वारा इसे अपनाया गया। खरीफ 2022 में अब तक 6,07,000 बोतल से अधिक नैनो तरल यूरिया का विक्रय किसानों को किया गया है।
रबी 2021-22 में 16,11,000 लाख बोतल नैनो तरल यूरिया का विक्रय किसानों को किया गया। इसका प्रचार निरंतर बढ़ रहा है। विक्रेता समितियों के सदस्य और कृषि विभाग के माध्यम से ये प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में संपन्न कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मानते हुए इन कार्यों को देश में स्थापित करने के लिए भी प्रयास करने को कहा। और मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने गुरुवार को बताया कि पेस्टिसाइड मुक्त फसल उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाना निहायत ही जरूरी है। प्रदेश में इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना को शुरू किया जा रहा है। प्रथम चरण में सभी जिलों में 100-100 ग्रामों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम में 5 कृषक चयनित कर उन्हें गौपालन के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। पटेल ने बताया कि प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए प्रारंभिक तौर पर 5,200 ग्रामों में प्राकृतिक कृषि प्रारंभ होगी। प्रत्येक ग्राम से 5 प्राकृतिक कृषि करने वाले कृषकों का चयन करेंगे। चयनित कुल 26,000 किसानों को गौपालन के लिए अनुदान दिया जाएगा। योजना में वे ही किसान सम्मिलित होंगे जिनके पास देसी गाय होगी। सभी वर्गों के कृषकों को न्यूनतम 1 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक कृषि करने की अनिवार्य शर्त पर मात्र 1 गाय के लिए 900 रुपए प्रति माह की अनुदान राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि से लोगों को रसायन मुक्त, शुद्ध और पौष्टिक खाद्य पदार्थ प्राप्त होंगे। और उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों में वर्ष 2022 के अंत तक किसानों की खुद की कंपनी एफपीओ होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि एक ब्लॉक में 1 या इससे अधिक कृषक उत्पादक संगठन हो सकते हैं। वैसे योगी सरकार अगले 5 साल में 4,000 से अधिक एफपीओ के गठन का लक्ष्य तय कर चुकी है। प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2019 में लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि कर उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त एवं समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफपीओ के गठन की योजना की घोषणा की थी। उन्होंने इसकी शुरुआत भी चित्रकूट से की थी। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार किसानों की बेहतरी के लिए योगी सरकार द्वारा एफपीओ को प्रोत्साहन करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मसलन एफपीओ को समर्पित पोर्टल यूपी एफपीओ शक्ति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। इसी क्रम में सरकार ने एफपीओ के लिए विभागीय मेंटर भी नामित किया है। एफपीओ किसानों का एक समूह होता है। ये कृषि उत्पादन के साथ कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां भी पेशेवर कंपनियों की भांति संचालित करता है। इसके लिए सरकार ने प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रखी है। एफपीओ का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में होता है, लिहाजा उसे वे सारे लाभ मिलते हैं जो किसी कंपनी को मिलते हैं। एफपीओ से जुड़े लघु एवं सीमांत किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का बाजार मिलेगा, बल्कि खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण खरीदना आसान होगा। सेवाएं सस्ती मिलेंगी और बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। एक अकेले किसान के लिए ऐसा करना संभव नहीं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि भारी बारिश से प्रभावित किसानों की फसल का सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसके आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश से जिन किसानों की फसल 33% से अधिक क्षतिग्रस्त हुई होगी, उन्हें सर्वेक्षण के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित लोगों को राहत राशि देने में देरी से बचने के लिए अब से मोबाइल ऐप से सर्वेक्षण किए जाने का विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही एक नई प्रणाली विकसित की जा रही है, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ई सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाना, आवश्यक धनराशि तय करना और सीधे संबंधित के आधार लिंक बैंक खाते में पैसा जमा करना। इसमें रिमोट सेंसिंग तकनीक, सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल किया जाएगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि इसके लिए ड्रोन तकनीक का भी प्रयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भारी बारिश, लगातार बारिश और बाढ़ से 18,21,000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। इसमें 17,59,633 हेक्टेयर में खेती, 25,476 हेक्टेयर में बागवानी, 36,294 हेक्टेयर में फल की फसल शामिल है।
छत्तीसगढ़ धमतरी जिले के बकोरी जलाशय का गेट फेल हो गया है। वहीं तेज बहाव से कैनाल की मुख्य नहर भी फूट गई। लगातार 3 दिनों से जलाशय का पानी बकोरी गांव सहित आसपास के गांव के खेतों में घुस रहा है, जिससे ग्रामीणों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। पर अब तक जल संसाधन विभाग गेट को बंद करने में विफल साबित हो रहा है। दरअसल धमतरी जिले के अंतिम छोर में बसा बकोरी जलाशय आसपास के कई गांवों के कैचमेंट के बारिश को स्टोर करता है। स्टोर हुए पानी से तकरीबन 10 गांवों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है। पिछले दिनों हुई जिले में झमाझम बारिश से जलाशय पूरी तरह से भर चुका है। जल संसाधन विभाग के अनुसार किसानों की मांग पर गेट को 2 इंच खोलकर सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा था, पर बुधवार की शाम गेट के फेल हो जाने से जलाशय का पानी तेज गति से मुख्य नहर में आ रहा है, जिससे कि नहर फूटकर जलाशय का पानी बकोरी गांव सहित आसपास के गांवों में फैल रहा है, जिसे रोकने के लिए विभाग हर संभव कोशिश कर रहा है, पर नाकाम ही साबित हो रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग द्वारा लिपापोती कर बांध के गेट को सही तरीके से नहीं बनाया गया। पिछले 50 घंटों से बांध का गेट खुला हुआ है, जिससे बांध का पानी कैनाल के रास्ते फूटी नहर से गांव में खेतों को फसल को चौपट कर रहा है। साथ ही 3 घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे ग्रामीण खौफजदा हैं। फूट गए है, नाली पार है कैनाल वाला, और वो पानी आके हमारे घर में घुस गए, बाहर में भी चलत है, खेत खार में भी चलत है, पूरा डूब गए धान पान मन है। और शासन प्रशासन को चाहिए कि क्षतिपूर्ति में मुआवजा मिलना चाहिए, मकानों का और प्लस खेत का। धान के नामो निशान नहीं है। 3 घर ऐसे बेघर है जो अभी मंडली में आश्रय ले है, लेकिन सरकार अभी तक ओकर प्रति कुछ सोचे नहीं है, ना ओकर प्रति कुछ करत। और राजौरी मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर बुढ़ल ब्लॉक के करीब किसानों ने एक मिसाल कायम की है। राजौरी जिले के बुढ़ल ब्लॉक के गब्बर पंचायत में किसान अब अपनी छोटी कृषि भूमि में अच्छे किस्म के सेब की खेती करने लगे हैं, जबकि पहले वे मक्का और गेहूं की खेती करते थे। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच स्थित गब्बर पंचायत का बुढ़ल ब्लॉक एक ठंडे मौसम वाला क्षेत्र है। फलों की इस खेती से किसान खुश हैं। अब वे राजौरी मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर बुढ़ल प्रखंड में फल मंडी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि फल मंडी नहीं होने से उन्हें अपने फलों को बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बागवानी विभाग राजौरी जिले के इस प्रखंड के दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी के क्षेत्र में किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का ये नारा है कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, तो ये मोदी साहब ने हमें ये सेबों का एक खेत उगवा दिया है और हम ये अच्छी तरह से गरीब लोग जो है ये सेब आज खा रहे हैं। फार्मर है यहाँ के हमारे, हम इनको हर जो मदद है, जो सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारे प्रोग्रेसिव आर्चरिस्ट है, इनको हर किस्म की हम सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे प्लांटिंग मटेरियल हो या उसके बाद हम इनको हेल्निंग यूनिट पैक होस देने की बात हो, या हमें पॉली ग्रीन होस की बात हो, या वर्मिंग कंपोस्ट हो, तो हम ये चाहते हैं जो हमारे फार्मर्स हैं इनको फुली इक्विप्ड किया जाए। और हरियाणा के किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। कभी बरसात तो कभी गर्मी ज्यादा होने के कारण फसल के खराब होने से किसान परेशान हैं। गर्मी ज्यादा होने के कारण किसानों की अब धान की फसल भी खराब हो गई है, जिसके कारण अन्नदाता परेशान हैं और सरकार ने मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों की मांग की तरफ ध्यान देते हुए राहत नहीं पहुंचाई तो किसान फिर से आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। किसान नेताओं ने कहा कि पिछली 3 फसलें लगातार खराब हो रही हैं, जिसके कारण किसान वित्तीय नुकसान में हैं। उन्होंने कहा कि पहले गेहूं, फिर सूरजमुखी और अब धान की फसल खराब हो गई है। सरकार से मांग करते हुए डीसी के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन भी दिया जा चुका है और स्पेशल गिरदावरी करवाने की मांग की जा रही है। किसान नेताओं ने कहा कि यदि सरकार ध्यान नहीं देती तो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे और सरकार को अब अन्नदाता को बचाने के लिए आगे आना होगा।
पिछे ना कणक से उम्मीद थी, कणक में भी वही हाल होया जी। अब जीरी से होया, जीरी में भी वही हाल है जी। सूरजमुखी का भी वही हाल है। जिमींदार कर्जे के अंदर दबदा जा रहा है जी। हमारी यही बेनती है जी सरकार से कि इसका मुआवजा दिया जाए, नहीं तो जिमींदार कंगाल हो गया जी जमी। इसके पास कोई चारा नहीं रहा। सारी मतलब दवाइयाँ का रेट बढ़ गया, यूरिया का बढ़ गया, डाई का बढ़ गया जी। तो अब क्या करें जी, हम यही रिक्वेस्ट कर रहे जी सरकार से कि हमारे को मुआवजा दिया जाए। नुकसान देख लो जी, नुकसान ऐसे है ना, पहला तो सूरजमुखी में बहुत नुकसान होया जिमीदार का, फिर कणक में नुकसान होया जी। अब जीरी की फसल देख लो, बुट्टे छोटे हो रहे बड़े हो रहे जी। सरकार से तो हम सेवा मांगा भी, जिमीदार की सेवा करो। अन्नदाता जिमीदार पेट भरा, छोटे का भी पर रहा, बड़े का भी पर रहा, चिड़ी का भी, जानवर का भी पर रहा जी, सारे का पर रहा जी। तले दिले को जब जिमीदारों खत्म हो गया फिर सारी पब्लिक खत्म हो जाएगी। सरकार से निवेदन है इसकी स्पेशल गिरदौरी करवा के जिमीदार के नॉलेज में, ये नहीं बाहर से बाहर जाएं और गिरदौरी करके आ जाएं, पता भी ना लगे। तो गिरदौरी करवा के इसका मुआवजे का जैसा भी सुनिश्चित करेंगे। साढ़े जो बीज हैं, साड़ी दवाइयां हैं, सानू डुप्लीकेट मिलदियां ने। जिमीदार ने अत तो ज़्यादा जोर ला के दवाइयां पालियां, पर दवाई रुकन का नाम नहीं ले रही। डीसी अंबाला विक्रम सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन इस मामले में पूरी तरह से सतर्क है और बाकायदा डीडीए को इस मामले में रिपोर्ट बनाने के आदेश दिए गए हैं। इसमें जो किसानों ने ज्ञापन दिया है, तो इसमें डीडीए को डिप्टी डायरेक्टर जो एग्रीकल्चर हैं अंबाला के, तो उनको आगे नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए आगे भेज दिया गया है। तो जो भी अगर शिकायत है, जो भी अगर कमी पाई जाती है, उस पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। डिपार्टमेंट जो है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो एक बार चेक कर ले क्या है, तो उनकी आगे की रिपोर्ट के बेसिस पे आगे कार्रवाई होगी। और मध्य प्रदेश में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मुरैना में खतरे के निशान से 8.40 मीटर ऊपर बह रही चंबल नदी के पानी से 51 गांव घिर गए हैं। छतों पर बैठकर मदद का इंतजार कर रहे लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर ने बाहर निकाला। पुलिस व एसडीआरएफ की 6 टीमें लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने व बाढ़ में फंसे लोगों को खाना पहुंचाने में जुटी हुई हैं। भीड़ में भी स्थित भयावह है। यहाँ 10 गांव पानी से घिर गए हैं। इसके अलावा प्रशासन बोट के जरिए प्रभावित गांवों में हर संभव मदद पहुंचाने में प्रयासरत है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश के कारण नर्मदा और धरोई बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। हाल ही में बनासकांठा में भारी बारिश के चलते साबरमती नदी पर बने धरोई बांध से 70,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी नदी में छोड़ा गया था, जिसके चलते साबरमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साबरमती नदी में जलस्तर बनाए रखने के लिए बासना बैराज के 19 गेट खोले गए हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में गुरुवार को अचानक कुछ घंटों के लिए तेज बारिश हुई। जल जमाव के कारण कुछ क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम हो गया। पुनमल्ले, अवड़ी, कुंद्राथूर, कातुपक्कम जैसे उपनगरीय क्षेत्रों और पोरूर, अंबतूर, ताम्बरम और मोकपेर सहित अन्य क्षेत्रों में कुछ तेज बारिश देखी गई। वहीं मौसम विभाग ने तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों के कुछ क्षेत्रों में मध्यम गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेतों का ख्याल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में धान की फसल की प्रजनन और दूध बनने की अवस्था में पानी का स्तर बनाए रखें। ज्वार, बाजरा और मक्का की चारा फसलों में यूरिया की दूसरी खुराक डालें। केसर की नई रोपाई के लिए घनकंदों को उखाड़ दें। उन्हें हवादार ठंडी जगहों पर रखें। मिट्टी को भुरभुरा बना दें और खेत को इस तरह तैयार करें कि पानी का जमाव न हो पाए। इसके बाद मिट्टी में गोबर की खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश भी डालें, जिससे केसर की अच्छी पैदावार मिल सके। अगर आपने केसर के बीजों को खेत में समतल तरीके से लगाया है तो 2 पौधों के बीच में 1.5 से 2 फीट की दूरी रखें। केसर के पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए इसकी शुरुआती देखरेख जरूर करें।
जब खेत में बीज अंकुरित होने लगे तो उसके कुछ दिन बाद पौधों की निराई गुड़ाई करें। जम्मू कश्मीर में शलगम, मूली, गाजर और चुकंदर की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान पत्तेदार सब्जियों की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही प्याज की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में अगर पॉली हाउस में बोई गई टमाटर और खीरे की फसलों में माइट पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो उचित दवा का इस्तेमाल करें। समय समय पर सिंचाई करें और खरपतवार को हटा दें। टमाटर में जड़ सड़न रोग की रोकथाम के लिए उचित दवाएं छिड़कें। यहाँ के किसान बारिश के दौरान मटर की तोड़ाई से बचें। आलू में इस समय पछेती झुलसा रोग फैलने की संभावना रहती है, इसीलिए किसान उचित दवाओं का स्प्रे करें। जौ की फसल में अगर रोग दिखाई दे तो ग्रसित पौधों को हटाकर नष्ट कर दें। राजमा की फसल में एंगुलर लीफ स्पॉट को नियंत्रित करने के लिए ब्लीटोक्स की 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। हिमाचल के किसान मूंग के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें और पानी को जमा न होने दें। साथ ही यहाँ के किसान पकी सब्जियों की तोड़ाई या कटाई सुबह के समय ही करें। फसल की कटाई के बाद इसे छाया में रख दें। वैसे तो बरसात की जलवायु बैंगन के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बैंगन भी उगाए जाते हैं। अच्छी बात यह है कि बैंगन की खेती हर तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है। फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। बैंगन की रोपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किस्म का चुनाव करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान अपने इलाके और जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। साथ ही 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश दें। फल आना शुरू हो तब भी उर्वरकों की कुछ मात्रा डाल दें। जहां तक सिंचाई की बात है तो इसमें जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए किसान दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत दी है। साल 2007 में कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका को शीर्ष न्यायालय ने खारिज कर दिया है। असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंत ने कहा कि असम में कई मदरसे खुल रहे हैं, ऐसे में इसका कुछ लोग फायदा भी उठा रहे हैं। गौरतलब है कि असम में अलकायदा, भारतीय उपमहाद्वीप और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम आतंकी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सीलबंद लिफाफा राजभवन भेज देने के बाद अब सबकी नजरें राजभवन के फैसले पर टिक गई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के एम्स में बाल रोग गहन चिकित्सा इकाई का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी जरूरतों को पूरा करना उनकी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अर्जेंटीना के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज से मुलाकात की और अगवानी करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति अल्बर्टो को शुभकामनाएं भी दी। हरियाणा के अंबाला शहर से सटे गांव बलाना में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक ये परिवार रात को खाना खाकर सोया था, जो सुबह उठा ही नहीं। क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया है। घटनास्थल से सुसाइड नोट मिला है।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 3 मंजिला स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग मुरादाबाद के गल शहीद थाना इलाके के असालतपुरा में लगी। देखते ही देखते ये आग चारों ओर फैल गई और दूसरी मंजिल पर रह रहा परिवार आग की लपटों में फंस गया। इस हादसे में 5 लोगों के मरने की खबर है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 211.13 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।